हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना प्रकाश का टॉपिक। और आप सभी का स्वागत है एक्टिव राइट रन के साथ एक बार फिर से। आप सभी अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तरंग की वीडियो देख ली होगी और तरंग से संबंधित चीज़ों को आपने सीखा होगा कि तरंग किसे बोलते हैं। अगर नहीं सीखा है तो तरंग पहले आप देख आइए। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप पहले तरंग की वीडियो देख लें, क्योंकि प्रकाश जो होता है वो तरंग से ही निकल के हमारे सामने आया है। पहले हमें तरंग को समझना ज़रूरी है और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो अभी अभी डाला था 2-3 दिन पहले, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आप तरंग समझ जाएंगे, वेव समझ जाएंगे तो प्रकाश को आपको समझने में आसानी होगी। और जिन्होंने समझ लिया है वो मेरे साथ आगे सीख सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा, इस वीडियो में भी हम लंबे होने की उम्मीद करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो होगा। देखो, चीज़ें सीखनी है तो थोड़ा सा घंटा 2 घंटा तो लगता है चीज़ों को सीखने में, अगर पढ़ने आया है तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो आप मेरी वीडियो पे आए हैं वो 1 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप सीख के जाएंगे। फिर लगभग प्रकाश के बारे में तो सब चीज़ सीख के चले जाएंगे, ठीक है। और हम ALP के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ALP से रिलेटेड चीज़ों को, पूरी सारे टॉपिकों को हम कवर करेंगे। ALP यानी कि RRB जो हमारा रेलवे है, उससे रिलेटेड चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके सामने है। लेकिन इससे पहले प्रकाश के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। डायरेक्ट हम क्वेश्चनों पे जाएंगे तो दिक्कत होगी। जिन्हें आता है वो यहाँ से आगे वीडियो कट करके अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जिन्हें नहीं आता है उनके लिए पहले मैं सिखा लूँ, ठीक है। चलिए पहले हम सीख लेते हैं अपने अपने टॉपिकों पर। लगभग 4 या 5 पेज में आपको चीज़ों को समझा दूँगा। ये 4 या 5 पेज आपको पहले सारी चीज़ समझनी होगी, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 4 या 5 पेज है, 5वां पेज आ चुका है। 5 पेज हम प्रकाश पे आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा ही एक ऐसा स्रोत है, प्रकाश ऊर्जा ही एक ऐसा स्रोत है जो हमारे नेत्र के रेटिना को उत्तेजित करके हमें दृष्टि संवेदनशील बनाता है। देखिए, ये कहना चाहता है कि प्रकाश ही वही वेव, या जो हम कह सकते हैं केवल वही वेव जो हमें दिखाई देती है, जिससे हमें दिखाई देता है, वही प्रकाश कहलाती है। वेव से मतलब मेरा तरंग से है, हमने तरंग के चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो इसी के कारण हमें वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के हमने 7 प्रकार पढ़े थे। देखिए, मैं तरंग की वीडियो से इसे जोड़ के पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपको वहाँ से चीज़ें पता होनी चाहिए कि 7 प्रकार की हमारी तरंगें थी। उनके बीच में एक दृश्य प्रकाश था, और दृश्य प्रकाश को ही हम प्रकाश वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सारी की सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें थी जिन्हें हमने पढ़ी थी 7 की 7, ठीक है। वो किसके आधार पर अलग अलग थी? वो तरंग दैर्ध्य के आधार पर अलग अलग थी। तो उनकी स्पीड तरंग दैर्ध्य के आधार पर वो अलग अलग थी। तो हमारा जो प्रकाश होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 78,000 एंगस्ट्रॉम की स्पीड वाली जो वेव होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम प्रकाश के रूप में जानते हैं, उन वेव्स को, ठीक है। बाकी सारी वेव्स थी जिनकी स्पीड अलग अलग थी। उन स्पीड के आधार पे उन्हें हमने अपने अपने अलग अलग काम में लिया हुआ है। जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें थी, जैसे एक्सरे किरणें थी, एक्सरे करने में काम आ रहा था, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश वाली किरणों को हमने लिखा था, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार। 7, एक सेकेंड, आप नोट कर सकते हैं। दृश्य प्रकाश यानी कि प्रकाश वाली किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 7 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके कितनी थी, सॉरी 7 नहीं है, 4 है, ये 4 कर लीजिए। 4 × 10⁻⁻7 से लेके 7.8 × 10⁻⁻7। देखो, ये टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, पूछता है रेलवे, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश जो हमें प्रकाश की स्पीड दिखाई देती है, जो तरंग होती है, 4 × 10⁻⁻7 से लेके उसकी स्पीड कितनी होती है? 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड तक होती है उसकी, सॉरी मीटर तक उसकी तरंग दैर्ध्य होती है। मीटर प्रति सेकंड में नहीं कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड जब कहेंगे जब उसकी आवर्ती में गुना हो जाएगी, ठीक है, वेग तब आएगा। तो यहाँ से हमने केवल प्रकाश को समझा है कि एंगस्ट्रॉम में उसकी माप 4000 से 78,000 मानव नेत्र की वस्तुएं देखने में सहायता करते हैं, ठीक है। इसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। आप जब तरंग की वीडियो में जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत प्रकाश के गुणों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान में ये इसने थोड़ा सा डेरिवेशन दिया है,
प्रकाश के बारे में बताया कि भौतिक विज्ञान में इस शाखा को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक ऐसा विवरण है, ऐसा विकिरण जो ऊर्जा या विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आँखों को संवेदनशील करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया जो हमारी आँख उसे ही देख पाएगी जो जितनी स्पीड इस प्रकाश की होनी चाहिए। ठीक है, 4 × 10⁻⁷ से 7.8 × 10⁻⁷ तक जिसकी स्पीड है, तरंगदैर्घ्य है, वही हम देख पाएंगे। ठीक है, प्रकाश से संबंधित अनेक व्यवहारिक और प्रायोगिक घटनाएं जैसे प्रकाश ऋजुगमन, प्रकाश का निर्वात में गमन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये आपको सारे पता होने चाहिए। अगर इनके बारे में आपने जान लिया तो आपने सारा प्रकाश जान लिया। ठीक है, प्रकाश का गमन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण मैं सारे बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ध्रुवण, प्रकीर्णन सारे समझाऊंगा अभी कौन से होते हैं, क्या होता है इनके अंदर, विक्षोभ क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, लेसर क्या होता है, कृष्णिका क्या होता है। ठीक है, समय समय पर कुछ मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिसे वैज्ञानिकों को जिस चीज़ का पता लगता रहा वो उस चीज़ को प्रस्तुत करता रहा कि ये अपवर्तन है प्रकाश का, ये परावर्तन है, इसे व्यतिकरण बोल रहे हैं। तो एक जने को तो सारी चीज़ पता लगने से रही इस धरती पे। ठीक है, तो अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग चीज़ों को बताते रहे। ठीक है, तो प्रकाश एक ऐसी चीज़ तो है नहीं कि वो एक ही बंदे को दिखाई देगा, किसी को कुछ घटना दिखाई देगी, किसी को कुछ घटना दिखाई देगी, उसी के आधार पर उसने उस चीज़ को बता दिया। ठीक है, तो हमारे जो न्यूटन साहब हैं उन्होंने क्या कहा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि न्यूटन के गणित सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत है प्रकाश में, उनके अनुसार क्या है कि प्रकाश के कणों से निर्मित, प्रकाश को जो माना गया है वो कणों से निर्मित माना गया है कि इसके अंदर कण हैं, बहुत छोटे छोटे कण हैं जो हमें हल्के हल्के दिखाई देते हैं। जबकि हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या है, इसे तरंग का रूप माना गया है। ठीक है, उसके अंदर तरंग माना गया है, कोई कण वगैरह नहीं माना गया। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति है, कण और तरंग की प्रकृति होती है। ठीक है, तो दोहरी प्रकृति वाला माना गया है, डबल नेचर का माना गया है। ठीक है, मैक्सवेल जी ने क्या कहा कि मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग की है, इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये मैक्सवेल जी ने कहा। तो सब के सब सही है अपनी अपनी जगह। ठीक है, न्यूटन जी भी सही है, हाइगेंस भी सही है, ठीक है, मैक्सवेल भी सही है। तो इन्होंने जो जो चीज़ बताई है वो बहुत अच्छी बताई है और ये एक्चुअली है, इन्हें नेगलेक्ट नहीं करा जा सकता। प्रकाश में सब चीज़ें ये उपस्थित है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, कुछ घटनाओं जैसे विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। विवर्तन, अब दोहरी प्रकृति कैसे कहा कि भाई विवर्तन जो हो रहा है, व्यतिकरण जो हो रहा है और ध्रुवण जो हो रहा है, आदि में प्रकाश को तरंग माना गया है, इनमें तरंग माना गया है। और प्रकाश का विद्युत प्रभाव या कॉम्पैक्ट प्रभाव आदि की व्याख्या प्रकाश के फोटोन को सिद्ध करती है। फोटोन होता है कण, अब फोटोन को सिद्ध करती है तो कण भी हो गया, और प्रकाश की तरंग को सिद्ध करते हैं ये व्यतिकरण और विवर्तन और ध्रुवण, तो वह तरंग भी हो गया। ठीक है, तो इसकी दोहरी प्रकृति होगी। ये यही कहना चाहता है कि प्रकाश इस प्रकार प्रकाश दोहरी प्रकृति रखता है। ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि दोहरी प्रकृति रखता है, उसमें उसे तरंग का भी रूप माना गया है, उसमें कण भी माने गए हैं। ठीक है, प्रकाश के स्रोत, तो प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे पास प्रकाश के स्रोत क्या क्या है। प्रकाश के स्रोत जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास हैं, जैसे सूर्य, तारे और अन्य नक्षत्र। सूर्य से हमारे पास ऊर्जा आ रही है, तारों से हमारे पास ऊर्जा नहीं आती लेकिन प्रकाश थोड़ा थोड़ा आता है जो हमारी गैलेक्सी में है। ठीक है, इनमें प्रकाश का उत्सर्जन मुख्यतः नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है ये हम पूरा डिस्कस करेंगे कि संलयन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, जब नाभिक का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन में थोड़ा सा समझ लीजिए। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो अणु आपस में ऐसे एक जगह मिल जाते हैं, मिलने पर उनके मिलने से या टकराने से कह सकते हो जो ऊर्जा निकलती है उससे ही हम संलयन बोलते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि दो अणुओं का एक जगह जुड़ना संलयन कहलाता है। बस इतना समझ लीजिए। सूर्य 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट कर लेना। सूर्य कितनी की दर से ऊर्जा उत्सर्जित करता है, 4 × 10⁻26। ठीक है, अगला है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जो मानव ने बनाए वो कृत्रिम चीज़ कहलाती है। जो अगर नहीं पता है किसी को तो कृत्रिम या आर्टिफिशियल नाम इंग्लिश में देते हैं। ठीक है, तो विद्युत बल्ब हमारे द्वारा बनाया हुआ है, मोमबत्ती हमारे द्वारा बनाया हुआ है, तो ये चीज़ हो गया। कुछ होता है इसके अतिरिक्त कुछ पदार्थ स्रोत भी होते हैं जैसे जिन्हें पराबैंगनी प्रकाश आपतित करने पर वे अवशोषित कर लेते हैं और दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ये मैं समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर जो हमें प्रकाश की
वेग से ज़्यादा तेज़ चलने वाली तरंगें हैं ना, प्रकाश के वेग से ऊपर, जैसे गामा किरणें थी या फिर एक्सरे किरणें थी या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें थी, अगर ये वाली किरणें हम उन वाले पदार्थ पर डाल दें, उन वाले पदार्थ पर ये वाली किरणें ऐसे डाल दें, तो वो हमें दिखाई तो देती नहीं, लेकिन वो वाली किरणें अगर इन पे कॉन्सेंट्रेट ऐसे कर दें तो ये उन्हें अपने में अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद चमकते हैं, तो चमकने वाला प्रकाश हमें उनसे मिल जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास, क्या कौन कौन सी धातु हैं हमारे पास, कैल्शियम टंगस्टन है, जिंक सिलिकेट है, जो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति स्रोत बोलते हैं। इन इन अब ये हमारे पास एक स्रोत हो गया ना प्रकाश उत्पन्न करने का, ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रदीप्ति स्रोत। नोट कर लेना कि प्रदीप्ति स्रोत क्या है। आगे चलते हैं, प्रकाश की चाल। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸। ये बहुत फेमस है, तो ये पूछा जाता है, रेलवे भी पूछता है, कई बार पूछा गया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लेना, ठीक है। अब जो माध्यम जितना अधिक सघन होगा, सघन से मतलब होता है घनता, उसकी घनत्व अधिक होगी तो प्रकाश की चाल उसमें कम होगी। जैसे पानी और वायु, तो वायु में क्या है, वायु में दूर दूर होता है कण, तो वायु में प्रकाश आसानी से चलता है, लेकिन पानी में जब प्रकाश पड़ता है तो पानी में प्रकाश अगर अंदर की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, तो उसकी घनत्व अधिक होती है, ठीक है। तो जब सघनता अधिक होगी तो प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, ठीक है। आगे इस चीज़ को देख लेते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर्जी ने की थी। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर्जी ने की थी 1676 में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है। मैं केवल वो क्वेश्चन आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ जिन पॉइंट्स तक रेलवे का ध्यान जाता है, ठीक है, ज़्यादा अंदर तक, क्योंकि हमें एक PhD तो करनी नहीं इस चीज़ में, हमें रेलवे का डिस्कशन कर रहे हैं, तो रेलवे से संबंधित जितना रेलवे जाता है अंदर तक किसी टॉपिक के, उतने ही हमें क्वेश्चन अपने कर लेने हैं। तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में, और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 1.28 सेकंड लगता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि माध्यम अलग अलग होंगे तो प्रकाश की चाल चेंज हो जाएगी। जैसे वायु है, तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। जल में थोड़ी घट जाएगी, कांच में उससे थोड़ी घट जाएगी, तारपीन में उससे थोड़ी घट जाएगी, निर्वात में पूरी 3 × 10⁸, ये 8 ही है, ठीक है, 3 मत लिखना, ये 8 ही है, 3 × 10⁸, ठीक है। निर्वात में भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब होता है अपवर्तनांक। देखो जो हमारे प्रकाश में पूछेगा क्वेश्चन, वे सारे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा इन दोनों को टॉपिकों को तब ही क्लियर करेंगे, उसके साथ साथ उससे आपको सारा चीज़ समझ में आएगा कि ये सापेक्षिक और निरपेक्ष अपवर्तनांक है क्या। इन दो टॉपिकों को मैं अभी के लिए छोड़ता हूँ, जब हम अभी इसी वीडियो में जब क्वेश्चन करेंगे तब आएगा, तभी ये बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछता है वो समझ में आ जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन, अब यहाँ पे क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से माध्यम किसे बोलते हैं, जैसे वायु और पानी, तो यहाँ पे है, तो वायु में कोई प्रकाश की चाल चली तो यहाँ पे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पानी में चलेगी तो पानी में उसका क्या हो रहा है, पानी से टकराने के बाद वो पानी में अंदर जा रही है, नहीं जा पा रही है, वापस जा रही है, तो उसे पढ़ते हैं, इसे ही हम माध्यम बोलते हैं। तो अब वो पानी भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, तो एक माध्यम वायु है हमारे पास, एक माध्यम कांच है, ठीक है। इसका एक भाग पहले माध्यम में वापस आ जाता है, शेष भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। अपवर्तनांक किसे बोल रहे हैं कि जैसे समझो ये मैंने रख दी, कोई कांच की प्लेट रख दी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी जगह वायु है, और ये कांच की प्लेट रख दी, ठीक है, मोटी सी कांच की प्लेट रख दी। अब कोई प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका अक्स काट लेता हूँ, ऐसे अक्स काट लेता हूँ, बिल्कुल बीचों बीच काट लिया, तो ये अक्स तो सीधा बनेगा। अब प्रकाश की किरण आई, ऐसे आई यहाँ पे, अब इस पे कांच की प्लेट पे इसके पड़ने के बाद इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा किरण पे, क्या ये वापस चली जाएगी, क्या ये इसमें कांच की प्लेट में अंदर घुस जाएगी। अगर ये कांच पारदर्शी है, थोड़ा बहुत सघन है, मोटा है, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा ऐसे झुक के इस अक्स की ओर झुक के तब जाएगा, ठीक है। अब अगर ये अंदर चला गया तो ये हो गया अपवर्तन। अगर ये चला गया वापस किसी चीज़ से टकरा के, अगर ये हमारी क्या नहीं है, ये हमारी पारदर्शी नहीं है, ये एक अपारदर्शी वस्तु है, तो इससे टकराएगा और वापस जाएगा, ठीक है। वापस जाने को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई है। वापस जाने को, टकरा के वापस जाने को बोलते हैं परावर्तन। टकरा के अंदर घुस के उसी चीज़ में और थोड़ा सा अपना रास्ते में परिवर्तन कर लेगा, ठीक है। माध्यम अगर अलग होगा तो माध्यम अलग है तो वो अभिलंब, इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। बीचों बीच जो हमने लाइन खींची है बिल्कुल सीधी, इसे अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन पूछेगा अभिलंब वगैरह,
के नाम दे के, ठीक है। तो यही कह रहा है कि कुछ किरणें तो पहले माध्यम में ही चली जाती हैं और शेष भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। जब यह दूसरे माध्यम से गुजरता है तो इसका संचरण दिशा परिवर्तित हो जाती है। अभी मैंने बताया कि वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब प्रकाश से दूर हट जाती है। झुक भी सकती है और दूर भी हट सकती है, दोनों काम हो सकते हैं। यही परिघटना क्या कहलाती है? अपवर्तनांक कहलाती है। बस इतना आपके लिए सीखना जरूरी है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अभिलंब में क्या क्या होता है? अभिलंब में क्या होता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब व अपरिवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, यह हमें पता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? आपतन किरण, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन के रूप में उसे लिखते हैं। अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे दूसरे माध्यम में पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये भी अभी हम पढ़ लेंगे कि क्या है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये चित्र को आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। माध्यम पहला और दूसरा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, सब चीज़ दी हुई है। अभिलंब दिया हुआ है, आपतन कोण दिया है, ठीक है, अपवर्तन कोण दिया है। कौन सा आपतन कोण होता है, अपवर्तन कोण कौन सा होता है, ये आप देख लीजिए। इसमें सारी चीज़ दिखी हुई है, ठीक है। ये अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण है। आपतन कोण आने वाली उससे बनेगा, अभिलंब के और किरण के बीच में बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो होता है, अगर ये ऐसा लिखाई दे तो इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। अभी जो हमारा आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या अभी हमने पढ़ा है, तो कुछ नहीं है, साइन I1 साइन I2 अपोन में लिखा मिले तो इसे बोलते हैं स्नेल का नियम, ठीक है। इतना ये पूछता नहीं है, तो आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो किरण किसी, जैसे हमने रखा था, कांच की प्लेट रखी थी और ये हमने अभिलंब बनाया था, यानी कि अक्ष बनाई थी, और प्रकाश की किरण आई और इससे टकरा के वापस ऐसे चली गई, इसी को हम बोल रहे हैं परावर्तन, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बता रहा है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से पर पड़ती है और समान माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन में आवर्ती चाल और तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि प्रकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी चाल से आएगा, जितने वेग से आएगा, जितनी आवर्ती से आएगा, उतनी आवर्ती से वापस चला जाएगा, परंतु इसके एक कालांतर उत्पन्न होता है जो परावर्तन पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई प्रकाश सफ़ेद चादर पे पड़ा तो सफ़ेद चादर एकदम से उसे रिफ्लेक्ट कर देगी, लेकिन अगर कोई प्रकाश काली चादर पे पड़ेगा तो काली चादर उस प्रकाश को अपने में पूरी तरह सोखना चाहेगी, क्योंकि काला रंग अपने में चीज़ों को सोखता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो उसके लौटाने में कुछ प्रकाश तो जाएगा ना लौट के, तो लौटाने में फ़र्क होता है। सफ़ेद पे से जल्दी चला जाएगा, काले पे से देर में जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा परावर्तन का थोड़ा सा चित्र मैंने रखने की कोशिश की आपके सामने। तो इसमें जो चीज़ होती है वो आपके सामने है। ये पूछता है अभिलंब किसे बोलते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण कहाँ कहाँ बनेगा, ये आप देख सकते हैं। प्रायोगिक रूप से पाया गया है कि आपतित तथा परावर्तित तरंगे दो माध्यमों में उभयनिष्ठ परिसीमा पर अभिलंब से समान कोण बनाती हैं, ठीक है। तो परावर्तन में क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसकी पहचान बताई गई है। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ये परावर्तन में होता है या नहीं होता है। हाँ, ये होता है, ठीक है। दो चीज़ होती है। अब हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये क्या होता है, तो ये आपको थोड़ा समझा देता हूँ और फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। हमारे 2-3 टॉपिक हैं, ये 2-3 टॉपिक करने के बाद हम चलते हैं फिर अपने क्वेश्चनों की तरफ। चलिए आ जाते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण। अब व्यतिकरण होता क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? किसी क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगों के एक साथ चलने के कारण उस क्षेत्र में ऊर्जा के पुनर्वर्तन की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। व्यतिकरण के क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों पर प्रकाश की तीव्रता सामान्यतः अधिक और कुछ पर सामान्य से कम होती है। मैं समझाता हूँ कि क्या होता है। देखो 2 प्रकाश की किरण है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये 2 प्रकाश की किरण गई। अब ये 2 प्रकाश की किरण क्या करेगी? ये 2 प्रकाश की किरण करेगी कि जहाँ पर भी ये दो प्रकाश की किरण या 3 प्रकाश की किरण, अब सपोज करिए आपने यहाँ पे एक बल्ब लगा लिया,
थोड़ा समझ लेते हैं पहले। आपने यहाँ पे एक बल्ब लगा लिया और यहाँ पे एक बल्ब लगा लिया, अब और यहाँ पे भी एक बल्ब लगा दिया, तो इनसे क्या होगा, इनसे अलग अलग प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे ये निकलेगी, ऐसे ऐसे ये जाएगी, ऐसे ये कई कई प्रकाश की किरण फेंकेगी। तो ये इनका प्रकाश बिल्कुल सेम आवर्ती जिस जिस तरंग की होगी, वे तरंग जहाँ जहाँ टकराएंगी वहाँ पे क्या करेगी, वहाँ पे एक या तो बहुत डार्क कलर बनाएगी या फिर बहुत लाइट। तो आप देख सकते हैं जब दो बल्ब आप एक जगह चलाएंगे तो उनसे उनसे ऐसे क्रॉस में निकलने वाली या उनके समान ऐसे ऐसे यहाँ पे बनने वाली जो वो होगा, प्रकाश होगा, वो इन दोनों के अपेक्षा यहाँ पे कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, उसी को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। सेम आवर्ती की जब फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से टकराती है तो उस बिंदु पर क्या होता है, प्रकाश का या तो तेज होता है या फिर कम होता है। ठीक है, तो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण ही जल के पृष्ठ पर फैली तेल की पतली परतें रंगीन दिखाई देती हैं। ठीक है, साबुन के घोल द्वारा बने बुलबुले को सूर्य के प्रकाश में देखने पर उसमें विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये व्यतिकरण पूछता है कि साबुन के घोल द्वारा बने बुलबुले सूर्य के प्रकाश के पड़ने पर चमकते हैं, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे व्यतिकरण कहते हैं। कोई तेल की बूंद अगर चमकती है, पानी पर पड़ी हुई है और वो चमकती है, तो उसे क्या, वो किस घटना के कारण हो रहा है, तो ऐसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी पूछेगा जब करेंगे। ठीक है, दो निकटवर्ती झुर्रियों और एक वर्णी प्रकाश आपतित करने पर दीप्त छोड़ दीजिए। अगर ज़्यादा ऊपर जाए तो छोड़ दीजिए, कोई इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है रेलवे के लिए। लाल प्रकाश द्वारा बनी व्यतिकरण पट्टियाँ नीले प्रकाश की व्यतिकरण पट्टियों से चौड़ी होती हैं। इतना याद रख सकते हैं बस व्यतिकरण के बारे में, इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। प्रकाश का विवर्तन, अब विवर्तन को समझ लीजिए। देखो, व्यतिकरण आपको समझ में आ गया, जब एक सेम फ्रीक्वेंसी की किरणें आपस में टकराएंगी तो वहाँ पे या तो तेज चमकेंगी या फिर कम चमकेंगी, बस इतनी बात है व्यतिकरण में। अब है विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे कोई दीवार है और उस दीवार में बहुत ही बारीक जगह है। कैसे है, देख लीजिए, ऐसे है, ऐसे, और इधर से हमने प्रकाश भेजा है, किधर से, इधर से प्रकाश भेजा है। तो इधर से जब प्रकाश भेजेंगे, ये बहुत बारीक छेद है। ठीक है, कितना बारीक है, ये बारीक है 10⁻⁻7 मीटर व्यास वाला। कितना है, 10⁻⁻7 मीटर, जो हमारी आंखों से शायद छेद दिखाई ना दे, ऐसा कोई छेद। ठीक है, आंखों से ना दिखाई दे लेकिन वो छिद्र बने। तो इधर से जब हम इसमें प्रकाश भेजेंगे तो यहाँ से प्रकाश कैसा होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकाश ऐसे घूमेगा, दोनों तरफ घूमेगा प्रकाश। ठीक है, ऐसे घूमेगा दोनों तरफ। ठीक है, ये ऐसे घूमेगा प्रकाश दोनों तरफ, ऐसे घूमेगा, ऐसे, तो ऐसे घूमती हुई सी रेखाएं बनाएगा, ये पूरा घूम जाएगा प्रकाश। ठीक है, अभी तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। देखिए, पढ़ लीजिए, समझ में आएगा। जब प्रकाश तरंग छोटे छिद्रों पर अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर पड़ती है तो प्रकाश ऋजु रेखीय पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस प्रकार प्रकाश का किनारों पर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, विवर्तन समझ गए आप। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होने के कारण सामान्य प्रकाश तरंगों में विवर्तन नहीं होता, जबकि ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण दैनिक जीवन में ध्वनि तरंगों का विवर्तन सरलता से हो जाता है। तो विवर्तन ध्वनि तरंगों में ज़्यादा होता है। विवर्तन प्रतिरूप में सभी फ्रीजियोइंग की चौड़ाई समान होती है। ठीक है, विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त और अदीप्त विवर्तन फ्रिंजों की तीव्रता का अंतर कम होने के कारण ये होता है, लो कॉन्ट्रास्ट बनाता है। ठीक है, सूर्य को रेशम के पतले कपड़े में देखने पर उनमें रंगीन धारियाँ दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती है, उनमें रंगीन धारियाँ दिखाई देंगी कपड़े में। कपड़े को देखोगे तो कपड़ा कैसा चमकेगा, रंगीन धारियाँ दिखाई देंगी कपड़े में। दूर स्थित प्रकाश स्रोत के पथ में एक सिक्का अगर आप रख लेते हैं तो बीच में सफ़ेद धब्बा बन जाएगा। ये सब काम किसके वजह से हो रहे हैं, ये सब काम
विवर्तन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रकाश उसमें घूम के उसी में अंदर अवशोषित हो रहा है, ठीक है। दूर स्थित कोई प्रकाश प्रकाश है और उसके बीच में एक ऐसा सिक्का रख दीजिए और उसके पास से पूरी तरह प्रकाश आ रहा है आप तक, तो ये जो हिस्सा है ये आपको बिल्कुल काला चमकेगा, बिल्कुल काला, क्योंकि घूम कर जो प्रकाश की किरणें हैं वो इसमें अवशोषित हो रही है, आप पे वापस नहीं आ रही, ठीक है। जहाँ पे प्रकाश पूरी तरह अवशोषित हो जाता है वो वस्तु हमें काली दिखाई देती है। अब है प्रकाश का ध्रुवण, लास्ट टॉपिक है, फिर हम अपने क्वेश्चन करते हैं। सामान्य प्रकाश की तरंग में विद्युत वेक्टर के कंपन तरंग की गति के लंबवत तरल की प्रत्येक दिशा में सममित रूप से होते हैं। क्या कह रहा है, ध्रुवण किसे कहते हैं, बस आप ये समझ लीजिए। तो क्रिस्टल, ये टूरमैलिन क्रिस्टल होता है, इसका नाम क्या लिखते हैं, टूरमैलिन क्रिस्टल होता है, कांच का बनाया जाता है, ये बनाया जाता है। तो इसका मैं थोड़ा सा आकृति बना लेता हूँ, अप्रोक्स आकृति आपके सामने ये बना ली मैंने, ठीक है, ये क्रिस्टल बना लिया। अब इसका काम क्या है, तो प्रकाश का ध्रुवण किसे बोलते हैं। प्रकाश तो पूरी तरह ऐसे कई किरणों में आएगा, ठीक है। तो जो प्रकाश बिल्कुल इसके ऐसे, ये इसका अक्ष क्या है, इसके अक्ष ये है, ठीक है, इसका अक्ष ऐसे है, तो जो प्रकाश इसके अक्ष में सीधा ऐसे टकराएगा वो तो इसमें से पार हो जाएगा, ये इस तरह का बनाया जाता है, वो तो इसमें से सीधा पार हो जाएगा। लेकिन ये सब जितने भी जो इसके अक्ष से दूर से आ रहे हैं, जो इसके अक्ष पे नहीं टकरा रहे, जो इसके अक्ष के समांतर नहीं है, वो इसी में ही अंदर अवशोषित कर लिए जाएंगे, इससे बाहर प्रकाश की किरण इधर की साइड नहीं जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण। इसका हम यूज करते हैं, जैसे हमारा लेंस होता है ना, जो सूर्य की किरणों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप देखते हैं कि उसके पूरे हिस्से पर पड़ती है प्रकाश की किरणें, लेकिन उसमें से जब आप किरण निकालते हैं तो एक जगह सारी किरणें काम करती हैं, उसे प्रकाश का ध्रुवण बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बस अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, अगर आपने ये चीज़ें समझ ली हैं। तो जो बीच में आता रहेगा फिर से समझाता रहूँगा, ठीक है। तो जिस सामग्री से रोशनी परावर्तित हो सके उसे क्या कहते हैं। तो रोशनी अगर परावर्तित हो रही है, उसमें अंदर रोशनी नहीं जा रही है, ठीक है, तो अगर अंदर रोशनी जाएगी तो वो है ट्रांसपेरेंट, और अगर अंदर रोशनी नहीं जा रही, अंदर रोशनी क्या कह रहा है, पारित हो सके, परावर्तित नहीं है, पारित है, मैंने गलत पढ़ लिया, ठीक है। तो पारित से मतलब जो जिसमें लाइट अंदर जा सके, तो वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है। जिसमें लाइट अंदर ना जा सके वो अट्रांसपेरेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। पारदर्शक और अपारदर्शी बोलते हैं, ठीक है। पारदर्शक है वो, इसे हिंदी में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, और इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, हिंदी में पारदर्शी बोलते हैं। तो पारदर्शक और अपारदर्शक, ठीक है। आगे चलते हैं। जिन पदार्थों से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अपारदर्शी पारभासी। जिन पदार्थों से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, धुंधली दिखाई देती है, ठीक है, क्या दिखाई देती है, धुंधली, तो उन्हें बोलते हैं पारभासी। आभास किया जा सकता है, पारभासी होती है, ठीक है। अपारदर्शी होती है जो बिल्कुल नहीं दिखाई दे सकते, पारदर्शी होता है जो पूरी तरह दिखाई दे, जिसमें से पूरी तरह दिखाई देता है। तो हमसे पूछा है पारभासी वाली वस्तु जिसमें से स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, दिखाई दे रहा है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा, तो पारभासी हो जाएगा आंसर। चिकना कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, ठीक है, तो इनमें से पारभासी होते हैं सब चीज़ें। कांच में आप चीज़ों को देखो तो थोड़ी धुंधली दिखाई देती है, जल में भी धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। आगे चलते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। तो टिंडल प्रभाव किसे बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव बोल रहे हैं। प्रकीर्णन के बारे में इन्होंने बताया था, थोड़ा समझ लीजिए। आप एक कांच का गिलास लीजिए और उसमें नील घोल लीजिए, हल्का सा नील घोल लीजिए, जो कपड़ों में नील लगाते हैं ना, वो हल्का सा नील घोल लीजिए तो नीला हो जाएगा। अब इसमें बाहर से ऐसी टॉर्च मारिए, तो टॉर्च मारेंगे तो ये जो टॉर्च है, टॉर्च का जो प्रकाश है वो यहाँ पे तो रहेगा ही ज़्यादा, लेकिन पूरे को नीला नीला बिल्कुल ऐसा चमका देगा, पूरे को नीला नीला घोल आपको नजर आएगा, ठीक है, पूरे में चमक मारेगी उसमें। लेकिन अगर सादा कांच लेंगे, सादा पानी लेंगे और उसमें टॉर्च मारेंगे तो पूरे में चमक नहीं मारेगी, ये नहीं चमकेगा, ये वाला हिस्सा, यही वाला हिस्सा चमकेगा, ये हिस्सा नहीं चमकेगा। ये हिस्सा जैसे का जैसा है वैसे का वैसा एज इट इज़ आपको चमकेगा वाइट। लेकिन जब इसमें नीला रंग आप घोल लेंगे
तो इसमें क्या होगा, जब प्रकाश मारेंगे तो प्रकाश का यहाँ पे ज़्यादा चमकना, लेकिन यहाँ से इधर के कणों कणों को भी पूरी तरह वो चमकाएगा। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, करके देख सकते हैं या फिर नेट पे देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन। नहीं देखना है तो आप यहीं से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे ही टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन बी आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन से मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ में प्रकाश का फैलना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होने की घटना को टिंडल प्रभाव कहता है। कोलाइडी विलियन बनाना पड़ेगा हमको, कोलाइडी विलियन ही बनवा रहा हूँ आपसे, नील घोल लीजिए उसमें। ठीक है, और बस उसमें उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन करा जाएगा जब भी आप उसमें प्रकाश डालेंगे। ठीक है, इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्ण होता है। ठीक है, और नीला प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है, यानी कि नीला प्रकाश जो होता है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, और शायद उसी कारण से हमारा जो आकाश है वो नीला में दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश का वेग हमने पढ़ा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग हमने पढ़ा। जल में कितना होता है, तारपीन के तेल में कितना होता है, ये सब हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, दोबारा मैं पढ़ाऊँगा नहीं, दोबारा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने सारा डिस्कस कर दिया है पहले। और जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है वो कुछ करने के लिए तैयार है अपनी लाइफ में। ऑल दी बेस्ट। ठीक है, और चैनल वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। निर्वात में रोशनी की गति, निर्वात हो या ना हो, रोशनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो 3 × 10⁸ ही रहेगी उसकी जो गति होती है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, तो निर्वात में होती है। अधिकतम भाई कोई भी चीज़ हो, उसे अगर बिल्कुल फ्री मूवमेंट दे दिया जाए तो वो उसकी गति सबसे अधिक होगी, तो प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो प्रकाश निर्वात में चलता है, ध्वनि की गति नहीं होती निर्वात में, ध्यान रखना। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, कभी किसी ऐसे ही मामले में फंस जाओ। ठीक है, तो इसकी गति दे दी है। प्रकाश की गति कांच में कितनी होती है, पानी में कितनी होती है, ये बताया। प्रकाश डैश में संचरित होता है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में ऐसे। ठीक है, क्योंकि तरंग जो है वो सीधी रेखा में चलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है। तो अपारदर्शी वस्तु जब सीधी सी बात है, अगर अपारदर्शी वस्तु होगी तभी उसकी छाया बनेगी, पारदर्शी होगी तो उसमें से प्रकाश गुजर जाएगा। तो अपारदर्शी वस्तु जब भी प्रकाश के वेग में मार्ग में आएगी तो उसमें से क्या बनेगा, छाया बनेगी। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया, तो क्वांटम सिद्धांत प्लांक के द्वारा दिया गया है। क्वांटम सिद्धांत, ये क्वांटम एक पूरा अलग मैटर है। ठीक है, क्वांटम में इन्होंने एक मेथड दिया था कि ऊर्जा को कैसे माप सकते हैं। ठीक है, क्वांटम की ऊर्जा को कैसे माप सकते हैं ये बताया था प्लांक जी ने। ठीक है, तो प्लांक का नियम कहते हैं इसको, याद कर लेना, याद करने वाला क्वेश्चन है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ से मतलब मैंने कल पढ़ाया था तरंग वाली वीडियो में कि जो तरंग के ऐसे 90 डिग्री पे काम करे वो अनुप्रस्थ होती है। तो 90 डिग्री पे कौन काम कर रहा है, हमें देखना है ध्रुवीकरण क्या कर रहा है। ध्रुवीकरण जब भी हो रहा है तो प्रकाश की 90 डिग्री पर काम कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में ही घटित होती है, उनके दोलन के दिशा से संबंधित होती है। ठीक है, गतिमान ध्वनि तरंग ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती। ठीक है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। आगे चलते हैं, ध्रुवीकरण हो गया हमारा। ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है, तो खुद से प्रकाश जो उत्पन्न नहीं कर रही थी, हमने तो आप गौर से पढ़ेंगे, मैंने शुरुआत में ही समझा दी है सब चीज़ें। जिसने गौर से नहीं पढ़ा होगा वो क्वेश्चन पे थोड़ा अटकेगा, लेकिन गौर से अगर पढ़ लिया होगा तो उसे प्रदीप्ति वस्तु बोल देते हैं। प्रदीप्ति वस्तु जो खुद से क्या नहीं होती, हमारी खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। प्रदीप्त वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्पन्न कर रही हो। ठीक है,
प्रदीप्त वस्तु उन्हें बोलते हैं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न कर रही है। अब देखिए अप्रदीप्त वस्तु कौन सी है? अप्रदीप्त वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे कुर्सी, मेज, दरवाजा। अब इन पर प्रकाश पड़ता है तब ये थोड़ी चमकती है। तो प्रदीप्त वस्तुएं वो होती है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य, लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती। पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, तो इनके जो ऑप्शन और दिए हुए हैं उनके बारे में बताया हुआ है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा के प्रकाश की चाल से किस पर निर्भर होता है? तो ये चीज़ हमें सीखनी है कि किसको किससे डिवाइड करके हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। चलिए हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ये टॉपिक हमने छोड़ दिया था ना, तो टॉपिक छोड़े थे तो वही है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग की प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अपवर्तनांक जो निकालते हैं वो अलग अलग होता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है। तो क्या कह रहा है कि निरपेक्ष अगर अपवर्तनांक निकालना है तो क्या करना होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल को और माध्यम में प्रकाश की चाल से भाग देना होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, और जिस माध्यम में आप प्रकाश को चलाना चाहते हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल को ले लीजिए और भाग दे दीजिए, तो निरपेक्ष उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक आ जाएगा। और इसका उल्टा क्या करना है? अगर पदार्थ का अपवर्तनांक आपको नहीं पता तो निकालना होगा, तो हवा में प्रकाश की चाल और पदार्थ में प्रकाश की चाल से उसे भाग दे दीजिए। ठीक है, पदार्थ में प्रकाश की चाल से हवा में प्रकाश की चाल को भाग दे दीजिए, तो आपका पदार्थ का अपवर्तनांक आ जाएगा। अगर आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल को माध्यम में प्रकाश की चाल से भाग दे दीजिए। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे दोनों माध्यमों की बात हो रही है, यहाँ पर पदार्थ और हवा के बीच बात हो रही है। ठीक है, तो यही पूछा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। तो अपवर्तनांक अगर पदार्थ का निकाल रहा है, हमने क्या निकाला? पदार्थ का अपवर्तनांक। तो सीधी बात है, पदार्थ का अपवर्तनांक में क्या हो रहा है? हवा के प्रकाश की चाल को पदार्थ के प्रकाश की चाल से भाग दे रहे हैं, तो हवा के प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, तो डी आंसर हो जाएगा। हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल से डिवाइड करने पर हमारा पदार्थ का अपवर्तनांक आएगा। तो इन दो चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। किसका अपवर्तनांक? निरपेक्ष अगर बात कर रहा है तो निर्वात वाले को माध्यम से भाग देनी है, और पदार्थ के अपवर्तनांक की बात कर रहा है तो हवा वाले को पदार्थ के चाल से भाग देनी है, पदार्थ में प्रकाश की चाल से। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको चमकदार वस्तुएं बोलते हैं या प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि वो क्या करता है? वो अन्य रंगों को अपने में सोख लेता है और केवल हरे रंग का उत्सर्जन करता है, तो हरे रंग को परावर्तित करेगा। तो यह हरे रंग के प्रकाश को वापसी हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है। बाकी रंगों को, जो भी चीज़ जिस कलर की दिखाई दे रही है वो उसी कारण दिखाई दे रही है कि वो अन्य कलर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर रही है, और केवल किसका उत्सर्जन कर रही है? केवल वो उसी कलर का, जिस कलर की वो दिखाई दे रही है उसी कलर का उत्सर्जन कर रही है, इसलिए हमें वो उस रंग की दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण वो ऐसी दिखाई देती है, जिस रंग का वो परावर्तन कर रही होगी उसी रंग की वो हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो किस साल में ओले रोमर जी ने क्या किया था? रोमर जी ने हमें प्रकाश की गति के बारे में बताया था। तो मैंने सन लिखा हुआ था 1676 जो लिखा हुआ था वो मैंने सन आपको रोमर जी ने प्रकाश की चाल के बारे में बताया था, और कि 3 × 10⁸ के बारे में बताया था। 1676 में बताया था, रोमर ने बताया था, याद रखना। ठीक है, पहली बार। आगे चलते हैं। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देना एक कपड़ा लाल रंग, दोबारा पढ़ते हैं। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रंग की रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का क्यों दिखाई देता है? तो वो क्या करता है? कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसलिए लाल रंग को क्या करता है? जैसे ही हरे रंग पे लाल रंग की प्रकाश को डालते हैं तो वो लाल रंग के प्रकाश को पूरी तरह अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद कौन सा कलर ऑब्जर्व करता है? वो हमें काला रंग। जब कोई कलर उस कलर को पूरे को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो हमें काले रंग का दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि वो परावर्तित नहीं कर रहा किसी कलर को, वो पूरी तरह ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो जो
वस्तु किसी भी रंग के प्रकाश को अपने में पूरी तरह अवशोषित कर लेगी और परावर्तित नहीं करेगी तो वो हमें काले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा, ये मैंने कर लिया है। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश हमेशा काला दिखाई देता है वहाँ से। ठीक है, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश हमेशा काला दिखाई देता है। गली में पीले फ्लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? गली के पीले लाइट में, पीली लाइट जो हम गलियों में लगाते हैं, सॉरी खंबे पर जो हम लाइट लगाते हैं उसमें हम देखो लाइटों के प्रकार के आधार पर हम उन्हें, जो पीली लाइट होते हैं सीधी स्ट्रीट लैंप जो होते हैं उनमें सोडियम का यूज करते हैं। याद रखना, जो खंबे पर लाइट लगाई जाती है उसमें सोडियम लैंप लगाए जाते हैं। जब हम लैंप के बारे में पढ़ेंगे कभी किसी वीडियो में, तो लैंप बहुत तरह के होते हैं, तो उनमें लैंपों में क्या क्या यूज करते हैं, अलग अलग उनकी क्वालिटी के आधार पर हम उन लैंपों को अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ों से बनाए जाते हैं। नियोन गैस भरी जाती है, सोडियम गैस भरी जाती है। ठीक है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें, तो वो गलते नहीं है। बहुत सारा ज्ञान होता है। ठीक है, तो चीज़ें बहुत सारी हैं सीखने के लिए, लेकिन जो चीज़ पूछ रहा है केवल उसके बारे में हम ही पढ़ लेते हैं। तो पीली लाइटों में सोडियम भरी जाती है, याद रखना। प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? तो दोबारा क्वेश्चन पूछा है, तो निर्वात में यात्रा करता है। आगे चलते हैं। ये सब उसने फिर से वही दिया हुआ है कि कौन किस में निर्वात में क्या हो रहा है। तो चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में दी है, कांच में दी है, तारपीन के तेल में दी है। ठीक है, ये नोट कर लेना कि इसकी, तो ज़्यादातर यही पूछता है कि निर्वात में कितनी होती है। कांच वगैरह में कम ही पूछता है, लेकिन पूछ लेता है। ठीक है, याद कर लेना कि और कम ही होती है इससे। प्रकाश की गति फिर से पूछ रहा है, आप सबको पता लग गया होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 3 × 10⁸, बस ये देख के लगाना, यहाँ पे थोड़ा सब में सेम देगा, तो ये चीज़ें अलग है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो प्रकाश के किसी माध्यम, प्रकाश का घनत्व, प्रकाश के घनत्व के कारण ही वो जितना सघन होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी माध्यम में प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो सरल रेखा में गति करता है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, और गतिमान होने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कोई माध्यम आवश्यक नहीं है, बिना माध्यम के भी चलेगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसमें क्या होता है? तो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो सीधी सी बात है, जब कोई खुली जगह में से और ज़्यादा घनी जगह में जाएगा तो उसकी गति में क्या होगा? गति में परिवर्तन आएगा, गति कम हो जाएगी, क्योंकि उसे बहुत सारे कणों को हटाना पड़ेगा, तो उसकी गति में कमी आ जाएगी। सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। विरल होता है जिसमें गैस, विरल होता है गैस, और सघन हो गया हमारा पानी। तो पानी में जब कोई आप खुद ही हैं और आप अगर पानी में अपने आप को डालते हैं तो हवा में तो आप आराम से चल लेते हैं, लेकिन पानी में आप आराम से नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो गति कम हो जाएगी आपकी। आगे चलते हैं। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 0.5 है, इसमें प्रकाश की गति, तो फिर से वही कि हमें सूत्र पता है, तो अपवर्तन दिया है, पदार्थ का अपवर्तन सूचकांक दिया है हमको। तो अपवर्तन सूचकांक जब हमें दे दिया है माध्यम का अपवर्तन सूचकांक दे दिया है, तो माध्यम का अपवर्तन सूचकांक हमें पता है, और प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति बताने के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसे डिवाइड कर देंगे निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे? उसके सूचकांक से। ठीक है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल आ जाएगी। आगे चलते हैं। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, तो जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो गया, उससे क्या बनेगी? परछाया बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी? परछाया। किसी माध्यम में प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? तो प्रकाश को अपवर्तित कर रहा है ना, तो प्रकाशिक घनत्व, उसकी क्षमता कम है या ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके बारे में प्रकीर्णन सर सीवी रमन ने बताया। प्रकीर्णन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? तो ये तो केवल उनके बारे में दिया गया है
कि 1987 में नाइटहुड की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई थी। और क्यों हुई थी ये उसने बताया है कि प्रकीर्णन पर उसने उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में भौतिक प्रतिष्ठा नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखाई देता है। तो बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन होता है मतलब फैलाव होता है प्रकाश का। ठीक है, बादल पे प्रकाश पड़ा और बादल पूरा का पूरा चमकता है। जैसे मैंने बताया कि नीले रंग को आप घोल लेंगे उसमें पानी में, और उस पर जब एक जगह टॉर्च डालेंगे तो पूरा चमकेगा। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराने के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। प्रकाश की एक पुंज की द्रव के तैरते कणों से टकराने के कारण प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। प्रकीर्णन जो हमारे वायुमंडल होता है उसमें फैलाव होता है। ठीक है, प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का एक उदाहरण बताइए। तो प्रकीर्णन का एक उदाहरण क्या है? आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है, वो हमें आकाश प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो अभी हमने पढ़ा है कि प्रकीर्णन के कारण प्रकीर्णन होता है उसमें। ठीक है, प्रकाश पड़ता है और फिर फैलता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सेम क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन के नियम। जब प्रकाश किसी चमकती सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना घटित होती है, तो नियमित। ठीक है, नियमित रूप से वो चमकता रहता है। तो बस यही कुछ आपको मैंने ये प्रकाश के बारे में थोड़ा आपको दिखा दिए हैं कि प्रकाश देखिए किस प्रकार अलग अलग अणुओं से टकरा के ये आपका मैंने बताया था कि एक अभी हमने विवर्तन बताया था, यही वो विवर्तन हो रहा है। यहाँ से प्रकाश जा रहा है और ऐसे वो एक दूसरे से टकरा के मुड़ रहा है। देखो यहाँ पे, ठीक है, मुड़ रहा है ना, तो मुड़ना अपनी उससे वो विवर्तन कहलाता है। ये आप देख सकते हैं, कुछ बहुत सुंदर दृश्य हैं प्रकाश के जो मैंने आपके सामने रखे। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए ये प्रकाश की तरंग से संबंधित मामला है प्रकाश की, जो हमें दिखाई दे रही है, और इन्हीं के बीच में कुछ ऐसी भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देंगी, इतनी तेज़ भी होती हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।